नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार बोल रहा हूँ। आज का एक बहुत ज़रूरी मुद्दा है जो खबरों में बने रहता है, बरसों से बने रहता है, लेकिन किसी किनारे पहुँचता नहीं है। देश के सबसे गरीब लोगों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला मुद्दा है ये जेनेरिक मेडिसिन्स का। ये समझ में नहीं आता है कि ये जेनेरिक मेडिसिन्स किस तरह से प्रचलन में बढ़ सकती हैं, कैसे इनका इस्तेमाल बढ़ सकता है, कैसे डॉक्टर्स इसको लिख सकते हैं, कैसे गरीबों के पहुंच के भीतर दवाइयां आ सकती हैं। शायद मेरा ध्यान इसलिए भी इस तरफ गया, मैं अपने निजी मतलब की बात बता रहा हूँ। पिछले 1 महीने में मेरा गला बड़ा ख़राब रहा, सर्दी खांसी, वायरल फीवर, गला ख़राब रहा, कई तरह की दवाइयों की ज़रूरत पड़ी। तो मैंने कुछ दवाइयाँ सामान्य मेडिकल स्टोर जो हैं वहाँ से ख़रीदी और कुछ सरकार का जो रियायती मेडिकल स्टोर है, धन्वंतरी नाम से खुला है छत्तीसगढ़ में, कुछ वहाँ से खरीदी जहाँ केवल जेनेरिक दवाइयाँ मिलती हैं। दोनों के दाम में देखा मैंने तो फ़र्क से हक्का बक्का रह गया मैं। जो ब्रांडेड मेडिसिन 100 रुपये की है वो जेनेरिक मेडिसिन 20 रुपये की, 22 रुपये की, 18 रुपये की, इस तरह से करीब करीब 80% का फ़र्क दाम में। कम से कम जो दवाइयाँ मुझको लग रही थी वो मुझको भी बड़ी राहत लगी। हालांकि मेरी हालत किसी मजदूर से बेहतर है, लेकिन राहत मुझको भी लगी। दाम देखकर तो मुझको ये लगने लगा जो एकदम गरीब मजदूर हैं, खाने पीने की भी दिक्कत है, जो सरकारी रियायती राशन पाकर काम चलाते हैं, जो हेल्थ का कार्ड रहने से इलाज सरकारी अस्पताल में पा लेते हैं, लेकिन दवाइयाँ कई बार खुद खरीदनी पड़ती हैं। इन लोगों का क्या हाल होता होगा इतनी महंगी दवाइयों से। इस पूरे मामले को समझने के लिए कुछ मैंने पढ़ने की कोशिश की तो पता लगा कि भारत सरकार और छत्तीसगढ़ की सरकार डॉक्टरों को बार बार कहते हैं कि आप जेनेरिक मेडिसिन लिखो। दूसरी तरफ डॉक्टर हैं कि कई तर्क देकर इसका विरोध करते हैं। एक तर्क ये देते हैं कि दवाइयों की क्वालिटी अच्छी नहीं है, जेनेरिक मेडिसिन की गारंटी नहीं है, उसको भरोसा नहीं है उसके ऊपर, कैसे उसको लिख दें, पैसा लगता है लेकिन कम से कम गरीब ठीक तो हो जाता है उससे। कुछ इस किस्म का तर्क है, और भी तर्क हैं। तो इसको अब खुद भी समझने के लिए और आप सब लोगों के समझ में आए इसलिए एक बात करने के लिए मैंने यहाँ डॉक्टर राकेश गुप्ता को आज आमंत्रित किया। डॉक्टर राकेश गुप्ता छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के आईएमए के प्रेसिडेंट हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। वो हॉस्पिटल बोर्ड जो कि आईएमए का पूरे स्टेट का एक हॉस्पिटल बोर्ड है जिसमें अस्पताल चलाने वाले डॉक्टरों के प्रतिनिधि रहते हैं, ये उसके भी प्रेसिडेंट हैं। और मुझको ध्यान है राकेश जिस समय मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे उस समय से चिकित्सा छात्रों की राजनीति में सक्रिय रहते थे। आज भी वो कांग्रेस की राजनीति में भी सक्रिय हैं। जो कोरोना वगैरह का जो दौर था उस दौर में जो डॉक्टर रात दिन चारों तरफ लोगों की मदद करने में लगे रहे, मेडिकल मदद, गैर मेडिकल मदद, सब तरह की, तो राकेश उनमें से एक थे। राकेश, इस कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सुनील जी, मैं आपको और इंडिया आजकल के सभी दर्शकों को नमस्कार कह के अपनी बात कहना शुरू करता हूँ। आपने बहुत अच्छा पॉलिसी का मैटर उठाया है। मुझे लगता है कि गलत समय पे लिया गया सही फैसला है। इसके लिए शायद तैयारी कर ली जाती पॉलिसी लेवल में या और बहुत सारे लेवल में विचार विमर्श कर लिया जाता, आपस में सामंजस्य बैठा लिया जाता, तो लोगों को जो फ़ायदे की नीयत से फैसला लागू करने की कोशिश की गई है वो ज़्यादा सफल होता। आपने जिक्र किया कि छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार इस फैसले को लागू करने की कोशिश कर रही है, तो बहुत सारी भ्रांतियां और बहुत सारी आशंकाएं डॉक्टर्स और पब्लिक के बीच में हैं। वो मैं सिलसिलेवार आपको कहना चाहता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जेनरिक ड्रग एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में क्लैरिफिकेशन सब लोग नहीं दे पाएंगे। जेनरिक ड्रग वास्तव में ये समझा जाता है जनमानस में कि सस्ती दवाई और अच्छी दवाई, लेकिन सस्ती दवाई के बारे में एक बहुत विशेष बात यह है कि
दवाइयों का मार्जिन कुछ जेनरिक ड्रग में बहुत ज़्यादा होता है। फार्मास्यूटिकल कंपनियां और दूसरे डीलर्स इसमें बहुत फ़ायदा कमाते हैं, जबकि वो और सस्ती मिलनी चाहिए मरीजों को। दूसरी बात यह कि फार्मूलेशन के बारे में और उसकी गुणवत्ता के बारे में हमारे पास बहुत अच्छा सिस्टम राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है कि हम हर बैच को जान परख कर मरीज तक पहुंचाएं। दूसरा, उपलब्धता इसकी कितनी है ये भी अपने को देखना होगा। हालांकि ये बहुत अच्छा फैसला माना जाएगा कालांतर में, लेकिन इसके लिए और काम करना ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि जो पिछले दिनों हम लगातार सुर्खियों में देखते रहे हैं कि केंद्र सरकार ने 6500 दवा कंपनियों को अपनी गुणवत्ता जांच करने के लिए एक आखिरी लिमिट दी है। विदेश में यूरोप में शिकायतें आई है, जी यहाँ की शिकायतें आई दवाइयों हैं, की। मरीजों की जान का नुकसान हुआ है अफ्रीकन कंट्रीज़ में। तो भारतीय दवाओं की गुणवत्ता एक बहुत सीरियस डेंट हुआ है। तो मुझे लगता है कि दवाइयों की गुणवत्ता और प्राइसिंग, इस पे बहुत अच्छी गाइडलाइन लाने की ज़रूरत है। डॉक्टर्स और फार्मा लॉबी को बहुत ज़्यादा विश्वास में लेने के बाद सबको लगता है कि डॉक्टर जब दवाई लिख रहा है तो वो मरीज़ अच्छा हो जाए। डॉक्टर यदि अच्छा प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, अच्छी डायग्नोसिस बनाता है, तो उसके मरीज़ के ठीक होने की दिक्कत केवल दवाई के भरोसे न रह जाए, ये भी बहुत फिक्र होती है, क्योंकि मरीज़ की जान को खतरा भी हो सकता है। लेकिन राकेश, जब आप बोल रहे हो कि फार्मा इंडस्ट्री को भी भरोसे में लेने की ज़रूरत है, दुनिया की कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो मुनाफाखोरी के अलावा और कोई भी दूसरा मकसद हो जिसका? और फार्मा इंडस्ट्री तो सबसे ही ज़्यादा बदनाम है। जब तरह तरह की रोक लगती है कि डॉक्टरों को तोहफा न दें, इनको घुमाने न ले जाएं, इनको सैर कराने न ले जाएं, उसके लिए भी कोई ना कोई रास्ता निकाल के डॉक्टरों को एक किस्म से रिश्वत देना, एक किस्म से उपकृत करना, ये काम ये इंडस्ट्री करते रहती है। और अंधाधुंध मुनाफा कमाना, पेटेंट अगर है मान लीजिए तो निचोड़ लेना पूरे इंसानों को, हर तरह का काम ये इंडस्ट्री करते रहती है। इसको कोई क्या विश्वास में ले सकता है? ये केवल चाबुक के लायक नहीं लगती? देखिए सुनील जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। बांग्लादेश ने अपनी प्रणाली, हम लोग जिंदगी भर से देख रहे हैं बांग्लादेश की मिसाल। छोटा सा देश, गरीब देश, कमज़ोर लोकतंत्र हमारे सामने पैदा हुआ। मैं स्कूल में था उस समय, हमने आपने भी देखा होगा, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में शरणार्थी आए थे निकल कर, बांग्लादेश वाले, पूर्वी पाकिस्तान से, और किस तरह से हमारे सामने वो 71 में बना, और किस तरह से वहाँ प्रधानमंत्री की हत्या हो गई, राजनीतिक अस्थिरता रही, तमाम चीज़ें रही, कुदरत की मार रही, वहाँ अंधाधुंध तूफान आते हैं, ये होता है। लेकिन किस तरह से उसने ईमानदारी से जेनेरिक मेडिसिन लागू कर दी। देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि लीडरशिप क्या चाहती है। लीडरशिप ने चाहा कि वहाँ के गरीब लोगों को अच्छी दवाई मिले, सस्ती दवाई मिले, गुणवत्ता वाली दवाई मिले। तो सन 71 में पैदा हुआ देश आज 50 साल में इतनी अच्छी प्रणाली विकसित कर लिया है कि हम उसको बांग्लादेश मॉडल के नाम से भारत में लागू कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात आपने कही कि फार्मा लॉबी की बात। आप जानते होंगे कि विश्व में 2 बड़ी लॉबी होती हैं, फार्मा लॉबी और दूसरी हथियार लॉबी, जिनके ऊपर सरकारी नियंत्रण बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल। लेकिन फिर भी सरकार की इच्छा शक्ति हो तो इस पे नियंत्रण पाया जा सकता है। खासकर गरीब लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को सरकारी अस्पताल से और ऐसे मेडिकल स्टोर से, जैसे धन्वंतरी मेडिकल स्टोर छत्तीसगढ़ का एक मॉडल है, वहाँ से ऐसी दवाइयाँ मिल सके जो उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरत है। लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के वर्गों का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा, आय का ज़रूरी हिस्सा दवाइयों में खर्चा होता है। मैं डॉक्टर साहब आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारे आपके दोनों के एक बहुत करीबी डॉक्टर परिवार है। आपके मेरे दोनों के बड़े ही जाने पहचाने। उनके पास पैसे की कमी नहीं है, मेडिकल कॉलेज से रिटायर हुए हैं, पत्नी अभी प्रैक्टिस करती हैं, दोनों कमाए हुए लोग हैं, बच्चे जमे हुए हैं, पैसे की कमी नहीं है। अपनी सारी मेडिसिन जो हैं सरकार के रियायती दुकान से जेनेरिक बुलाते हैं, सारी की सारी, और खासी दवाइयाँ लगती है पति पत्नी दोनों को। उम्र बहुत हो गई है, 70 साल उम्र हो गई है, बहुत दवाइयाँ लगती हैं। हर दवाई जेनेरिक बुलाते हैं अपने खुद के लिए। वो चाहते तो महंगे से महंगी ब्रांडेड भी खरीद सकते थे। तो कुछ तो क्वालिटी का उनको भरोसा होगा, कुछ तो असर होता होगा दवाई का, ऐसा मुझको लगता है।
देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। डॉक्टर्स को पता होता है कि किस मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी की दवाइयाँ बहुत भरोसेमंद हैं, जो मरीज़ को या सामान्य आदमी को जानकारी नहीं मिल पाती है। तो जो लोग डॉक्टर्स लोग जेनरिक दवाइयाँ लिखने में अभ्यस्त हैं, तो बताते हैं कि इस कंपनी की दवाई खरीद लीजिए, ये ब्रांड इसमें बहुत अच्छा है। तो डॉक्टर्स को ये जो जनहित की बात सोचते हैं, लगातार कमिटमेंट की बात सोचते हैं, उनको इस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए, ताकि मरीज़ की उन पर विश्वसनीयता बने रहे। क्योंकि जो डॉक्टर्स केवल महंगी दवाई लिखते हैं, उनकी विश्वसनीयता मरीज़ के मन में थोड़ी कम तो होती ही है, कम होती हम है। जानते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे आगे बढ़ने का उपक्रम हमको करना चाहिए, ताकि मरीज़ को कम से कम हमारी इलाज पर भरोसा हो सके और उस इलाज से खाई हुई दवाई से भी वो ठीक हो सके। मैं तो कुछ एक ऐसे बड़े नामी गिरामी डॉक्टरों को जानता हूं जिनकी लिखी हुई दवाई उन्हीं के क्लिनिक के, उन्हीं के अस्पताल के मेडिकल स्टोर में मिलती है, बाकी कहीं नहीं मिलती। देखिए, फिर भी जेनरिक दवाइयाँ जो लिखी जाती हैं, वो कुछ मेडिकल स्टोर्स में अवेलेबल हैं, वो सब जगह नहीं मिलती। कभी कभी आपने सुना होगा कि जेनरिक दवाइयों का टोटा हो गया, कमी हो गई। तो जेनरिक दवाइयाँ जितनी सप्लाई होनी चाहिए, जैसे जन औषधि केंद्रों में, वो नहीं मिलती हैं। सरकार को अपनी सप्लाई चेन जेनरिक ड्रग के बारे में आप सोचना एक बात चाहिए। बतलाइए मुझको, ये सिलसिला कुछ वैसा ही नहीं है कि पहले अंडा आया कि पहले मुर्गी आया, कि पहले डॉक्टर लिखे कि पहले दवाई बने। एक बार लिखना शुरू कर देंगे, मांग रहेगी, तो धीरे धीरे बाजार में दुकानदार रखने भी लगेंगे। एक बार रखने लगेंगे तो डॉक्टर लिखने भी लगेंगे। कहीं ना कहीं से तो इस सिलसिले को, इस विशियस साइकिल को तोड़ना पड़ेगा ना किसी को। नहीं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मरीज़ हैं, वो आजकल समझदार हो चले हैं। वो डॉक्टर से पूछते हैं कि इसमें जेनरिक जो दवाई अवेलेबल हो, आप हमें लिख दीजिए। और डॉक्टर्स जो लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि मरीज़ को अच्छी जेनरिक दवाइयाँ मिलनी चाहिए, वो मरीज़ को गाइड भी करते हैं, क्योंकि उनकी साख का सवाल है। मरीज़ जो महीने के हिसाब से दवाइयाँ जिनको लगती हैं, वो अब इतने शिक्षित और पढ़े लिखे हो चुके हैं दवाई खरीदने के मामले में, भले उनकी शिक्षा किसी भी स्तर की हो, वो दवाइयाँ खरीदने में बहुत भरोसा रखते हैं और जेनरिक दवाइयाँ जाके खरीदते हैं। और अच्छे ब्रांड की दवाइयाँ, जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो एक निश्चित प्रतिशत में जेनरिक ड्रग बनाती हैं और वो बाज़ार में सहज उपलब्ध भी होती हैं। बात इसकी है कि कहाँ पर दवाई मिलती है, वो मरीज़ को पता हो। ये मेरे को ऐसा क्यों याद पड़ रहा है कि अभी कुछ दिन पहले जब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाला कि डॉक्टर जेनेरिक दवाइयाँ लिखें, तो आप लोगों ने उसका विरोध किया, आईएमए ने विरोध किया, आपने विरोध किया, ऐसा क्यों याद पड़ रहा है मुझको? देखिए, ये ऑन रिकॉर्ड है आईएमए का स्टेटमेंट, और मेरा व्यक्तिगत स्टेटमेंट भी है कि सरकार को पहले ये तय करना चाहिए कि जेनरिक दवाइयों की गुणवत्ता क्या है, वो टेस्टेड हैं कि नहीं है। यदि फार्मूलेशन टेस्टेड नहीं है और दवाई ऐसे ही आ रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे शहर ख़राब दवाइयाँ बनाने के बारे में मशहूर, हाँ, बदनाम हो गए हैं। तो और छत्तीसगढ़ और आसपास के राज्य एक्सपायरी ड्रग के मामले में और दवाई की रिसाइकलिंग के मामले में बदनाम हो चले हैं। हमको इसका भी ध्यान रखना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर यदि अच्छी डायग्नोसिस बना रहा है, तो उसको हक है कि वो अच्छी दवाई लिखे। और मरीज़ यदि किसी तरह से गंभीर रूप से बीमार है, तो किसी प्रकार का समझौता ना हो, ये बहुत ज़रूरी है, ताकि मरीज़ जल्दी से ठीक हो जाए। एक लाइफ किसी परिवार के लिए बहुत प्रेशियस होती है। तो सरकार को अपने सिस्टम को पहले ठीक करना होगा। यानी आपका कहना है कि जेनेरिक दवाइयों की क्वालिटी की जब तक गारंटी नहीं की जाएगी, जब तक सरकार निगरानी नहीं रखेगी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस लागू हैं कि नहीं इन कारखानों में। जैसे हम लोग देखते थे यहाँ धमतरी, भाटापारा, कहीं पे भी दवाई बन रही है, क्वालिटी को लेके बहुत तरह से बदनामी होती थी, वो सरकारी सप्लाई में ही खपती थी वो दवाइयाँ। तो आज सारी जेनेरिक दवाई बनाने वाली कंपनियां गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस नहीं लागू कर रही हैं। बिल्कुल नहीं लागू करती है, बिल्कुल नहीं लागू हो रही बिल्कुल हैं। नहीं लागू करती यानी है। आपका कहना है कि अधिकांश जेनेरिक दवाइयां ऐसी हैं जिनकी क्वालिटी की बहुत गारंटी आप नहीं ले सकते। 2% से कम जेनरिक दवाइयाँ होती जिनकी क्वालिटी टेस्टिंग होती है। आपने देखा होगा पिछले दिनों एक हेडिंग थी कि केंद्र सरकार ने 6500 फैक्ट्रीज़ को नोटिस दिया है जो जीएमपी सर्टिफिकेट ले लें, अन्यथा वो फैक्ट्रियाँ बंद कर दी जाएंगी। तो सरकार का यदि तंत्र इतना कमज़ोर है
क्वालिटी कंट्रोल ना कर सके तो मुझे लगता है कि जेनरिक दवाई लिखने के लिए बाध्य करना। आपका ये कहना है कि जेनेरिक दवाई से मरीज को फायदा मिले ना मिले इसकी गारंटी नहीं है, उसके जेब को फायदा पल भर के लिए मिल जाता है खरीदते हुए। देखिए, गंभीर किस्म की बीमारी है तो मैं व्यक्तिगत रूप से इस पक्ष में नहीं हूं कि उसको जेनरिक दवाई लगे, क्योंकि इसमें मरीज की जान को खतरा हो सकता है। हम समझ रहे हैं कि मरीज को दवाई जा रही है, लेकिन वास्तव में मरीज अब को आप मेरे को बतलाइए, जी। छत्तीसगढ़ सरकार जो है बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर यहाँ पर लोगों को सरकारी दवाई दुकान से, जहाँ जेनेरिक है धन्वंतरी से, वहाँ दवाई लेने कहती है कि यहाँ पे उत्कृष्ट दवाइयाँ जो हैं 80% तक डिस्काउंट है यहाँ पे, यहाँ से दवाई खरीदो। इसको सरकार एक बड़ी उपलब्धि बताती है। आपका ये कहना है कि इन दवाई दुकानों में जो दवाइयाँ मिल रही है उनमें से अधिकतर दवाइयों की क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं है। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि जो धन्वंतरी मेडिकल स्टोर है उसमें 40 कंपनियां अधिसूचित की गई हैं कि इनकी दवाइयां खरीदी जाएंगी, और ज़्यादातर मल्टीनेशनल फार्मा कंपनी है जो जेनरिक दवाइयां बनाते हैं। इन्हीं तो कंपनियों आपका कहना ये है कि धन्वंतरी की सरकारी मेडिकल स्टोर जो छत्तीसगढ़ के हैं, इनकी अधिकतर जेनेरिक दवाइयाँ क्वालिटी की हैं, जी ऐसा हाँ, आपका कहना है? जी हाँ, जो मल्टीनेशनल फार्मा हैं उनकी आप 40। शायद सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी जो है छत्तीसगढ़ की, उससे जुड़े हुए भी हैं। जी हाँ, मैं जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं उसकी एडवाइजरी कमेटी में भी हूँ। कभी कभी कंसल्टेटिव कमेटी की जब मीटिंग होती है तो वो सूची में देखता हूँ कि इन कंपनियों की दवाइयों का टेंडर होना चाहिए। और मैं मुझे उम्मीद करता हूं कि ये धन्वंतरी के बारे में जो आप बोल रहे हैं, कांग्रेसी के हैसियत से नहीं बोल रहे हैं, एक ईमानदार डॉक्टर के हैसियत से बोल रहे हैं। आप इतने वर्षों से मुझे जानते हैं, मेरा सोशल कमिटमेंट किसी भी आइडियोलॉजी के बराबर है, और सोशल कमिटमेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है डॉक्टर के रूप में। मैंने वो सूची देखी है और मैं समझता हूँ कि वो 40 कंपनियाँ बहुत अच्छी कंपनियाँ हैं, जो साख वाली कंपनियाँ। और मुझे लगता है कि जेनरिक दवाइयाँ ऐसी कंपनियों की होनी चाहिए जिनकी साख मार्केट में बहुत अच्छी है और अपनी गुणवत्ता से अपनी साख वर्षों से बना तो जो सरकार जो है खरीदी में घटिया खरीदी करने के लिए आमतौर पर बदनाम रहती है, मैं केवल यहीं की सरकार का नहीं बोल रहा, पूरे देश की, गवर्नमेंट सप्लाई के नाम पे सबसे घटिया चीज़ बनाई जाती है, कोई भी सामान हो, दवाई ही नहीं। तो आपका कहना यह है कि यहाँ पे सरकार धन्वंतरी के लिए जो जेनेरिक मेडिसिन ले रही है वो दूसरे सरकारी सामानों की तरह घटिया सामान नहीं है, क्वालिटी की है। इसमें L1 टेंडर नहीं होता है। अच्छा, L1 टेंडर नहीं होता है। नहीं होता है। अच्छा, हाँ, जो कंपनी अच्छी है उन्हीं कंपनियों से ले रहे हैं। हाँ, वो जेनरिक ड्रग जो खरीदी जाती हैं वो कंपनी के रेट पर खरीदी जाती हैं और अवेलेबिलिटी के हिसाब से खरीदी जाती हैं। हाँ। जिस कंपनी के पास उस समय जेनरिक दवाई उपलब्ध है वो दवाई खरीदी जाती ताकि सप्लाई निरंतर बरकरार रहे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है धन्वंतरी मेडिकल स्टोर का। मुझे लगता है कि फिर भी दवाइयाँ कभी कभी शॉर्ट होती हैं। आप मुझको ये बतलाइए, आप IMA के यहाँ के अध्यक्ष हैं और डॉक्टरों के हॉस्पिटल के अलग अलग बहुत सारे एसोसिएशन में मैं पूरी ज़िंदगी से आपको देखते आ रहा हूँ। आपको ऐसा लगता है क्या कि डॉक्टर जो हैं वो कमीशन के चक्कर में, गिफ्ट के चक्कर में, टूर के चक्कर में, इस चक्कर में दवाइयाँ महंगी प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि बिल ज़्यादा बने, उनका कमीशन ज़्यादा बने, फ्री में कोई कंपनी AC लगवा दे, कोई उनको गोवा घुमा दे परिवार सहित? ऐसा सुनाई पड़ा है क्या? आपको नहीं पड़ा है सुनाई? देखिए, ये तो बहुत आम बात है और लोग समझते भी हैं इन बातों को, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो NMC और मेडिकल काउंसिल के गाइडलाइन आई है उससे इस पे भारी रोक पड़ी है, गिफ्ट और टूर वगैरह बाकी। और इस गाइडलाइन के चलते पिछले 2 सालों में बहुत सारे इस प्रकार के CME और ये जो है कैंसिल भी करने पड़े हैं फार्मास्यूटिकल को। तो कहीं ना कहीं रोक जरूर लगी, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है इस प्रैक्टिसेस को रोक लगाने की ज़रूरत है, ज़्यादा स्ट्रिक्ट मेजर्स लाने की ज़रूरत है ताकि फार्मास्यूटिकल कंपनियां जिस प्रलोभन के कारण डॉक्टर्स को अपने दवाइयां लिखने के लिए बाध्य करती हैं उसमें एक बाध्य कोई नहीं होता डॉक्टर साहब। बाध्य तो बंदूक किसी के सिर पे रख के कोई बाध्य कर सकता है। आप कहेंगे कि इसको आप लिख दो, इसके 1000 कोर्स आप लिख दो, मैं आपको गोवा ले जाऊंगा, तो ये मेरा रिश्वत लेना है। ये बाध्य कोई नहीं करता। देखिए, प्रलोभन के बाद बाध्यता तो होती है, ये मैं मानता हूँ। इसमें बाध्य, आप इतना डॉक्टर को मासूम बोल के बाध्यता का बात मत बोलो। नहीं, देखिए, प्रलोभन जब होता है तो अब नैतिक रूप से बाध्य तो हो जाता है डॉक्टर। ये मैं
इस प्लेटफॉर्म में तो स्वीकार कर सकता हूँ। हालांकि उसमें रोक लगी है। एक चीज़, अब अपन जेनेरिक मेडिसिन की बात तो कर ही रहे हैं डॉक्टर साहब, मैं लगे हाथों एक सवाल और पूछना चाहता हूँ आपसे। आईएमए जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ये डॉक्टर्स की एक बॉडी है, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स की। दूसरी तरफ आईएमए से जुड़े हुए हॉस्पिटल बोर्ड आप जो बतला रहे हैं, जो नर्सिंग होम हॉस्पिटल जितने चलते हैं उनकी एक बॉडी है। कभी ऐसा भी हुआ है इसमें कि आपने अपने किसी मेंबर के अनफेयर प्रैक्टिसेस के बारे में सुनवाई की हो? आपको पता लगा हो कि हमारा ये मेंबर जो है ये अनफेयर काम कर रहा है, कर रही है, तो उसकी भी सुनवाई की जाए, खुद हो के केस रजिस्टर किया जाए कि ये हमारे संस्था की बदनामी है? कभी ऐसा भी करते हैं क्या आप लोग कि जब किसी डॉक्टर को कोई पीट दे तो उसी समय सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं आमतौर पर? देखिए, आपको पता होगा कि मैं दूसरे टर्म में निर्वाचित मेडिकल काउंसिल का सदस्य हूँ, छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल का। और ऑन रिकॉर्ड आप देखेंगे तो अनफेयर प्रैक्टिसेस के लिए छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल में डॉक्टर्स को जितनी सज़ा हुई है शायद देश के किसी राज्य में ना हुई हो। अच्छा। हम लोगों ने बहुत सारे डॉक्टर्स को, आप रिकॉर्ड निकाल कर देख सकते हैं, अनफेयर प्रैक्टिसेस में निलंबित भी किया, उनको सज़ा भी दी, उनको फर्दर ट्रेनिंग में भी भेजा क्योंकि उनका नॉलेज उस केस के हिसाब से कम था। ये सब ऑन रिकॉर्ड में आप देख सकते हैं। और मुझे लगता है कि डॉक्टर्स की क्रेडिबिलिटी, यानी प्रोफेशनल इथिक्स के लिए भी ये बॉडीज काम कर रही हैं कुछ? जी हाँ, करना ही चाहिए, अन्यथा डॉक्टर्स की साख बनाए रखना बहुत मुश्किल होगा। और डॉक्टर्स की साख ही बहुत महत्वपूर्ण होती है मरीज के लिए, ताकि किसी प्रकार की साख को डैमेज होने पे प्रोफेशन पे आँच ना आए एक मेंबर की कमी के कारण। अब मैं एक बिल्कुल आम मरीज के हैसियत से एक चीज़ आपसे समझना चाहता हूँ। मैं जिस डॉक्टर के पास गया उसने मुझको ब्रांडेड दवाइयाँ लिख दी। मुझको लगता है कि ये मेरे लिए बहुत महंगी है, मैं सस्ती खरीदना चाहता हूँ। तो क्या उसी प्रिस्क्रिप्शन को लेके मैं छत्तीसगढ़ सरकार की दुकान पे चले जाऊँ, वहाँ से मुझको उसके सब्स्टिट्यूट जेनेरिक दवाइयाँ मिल जाएगी? क्या वो ठीक होगा? देखिए, ब्रांडेड दवाइयाँ जो हैं वो सामान्यतः जेनरिक भी होती हैं, लेकिन सभी जेनरिक दवाइयाँ उपलब्ध हों ये संभव नहीं है, क्योंकि पेटेंटेड दवाइयाँ कभी जेनरिक नहीं मिलती। जो मिल जाए, हाँ, बिल्कुल लेना चाहिए यदि आपको पता है कि इस फार्मा कंपनी की दवाइयाँ जेनरिक रूप में बहुत अच्छी होती हैं। ये मरीज के नॉलेज की बात है। नहीं, अच्छा और बुरा मरीज को कैसे पता लगेगा? अभी आप बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार के स्टोर में केवल अच्छी जेनेरिक मेडिसिन है। देखिए, मरीज इतना पढ़ा लिखा हो गया है, सबसे पहली बात तो कि अपने अधिकार की बात करता है। डॉक्टर से बहुत सारे मरीज, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, कि वो पूछते हैं कि डॉक्टर इसमें कोई जेनरिक दवाई है तो आप हमें बता दीजिए, तो हम लोग उसका फार्मूला लिख देते हैं और मरीज खरीद कर खाता भी है। और उसको हम लोग बताते हैं कि इस कंपनी का यदि जेनरिक अवेलेबल है तो आप उसको खरीद लीजिए। कभी कभी कंपनी भी हम लोग ब्रैकेट में लिख के देते हैं। तो मरीज अपने अधिकारों की बात करेगा और थोड़ा सा चेतन मन से दवाइयाँ खरीदेगा तो उसको फ़ायदा भी होता है। बहुत सारे डॉक्टर जेनरिक दवाइयाँ लिखते हैं। मुझे लगता है कि जेनरिक दवाइयों की उपलब्धता एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और विश्वसनीयता तो होनी ही चाहिए। मैं आपकी पूरी भाषा पिछले 15-20 मिनट की सुन रहा हूँ कि आप डॉक्टर लिखेगा, मरीज जाएगा, सब आप पुरुष की बात कर रहे हैं पूरी। लेकिन डॉक्टरी के पेशे में मेरा ख्याल है कि बहुत सारी महिला डॉक्टर भी हैं, मरीजों में भी महिलाएं हैं। आपकी भाषा में कहीं भी मुझको महिलाओं की जगह नहीं दिख रही है, जबकि मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि आपकी बिटिया आपसे ज़्यादा क्वालिफाइड डॉक्टर बन चुकी है। आपकी भाषा में मेरे को कहीं महिला डॉक्टर की और महिला मरीज की जगह ही नहीं दिख रही है। देखिए, ये तो अब अभ्यास की बात है, मुझे बहुत ज़्यादा अभ्यास नहीं है बोलने का, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ मरीज को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों समझा जाए। नहीं। मरीज और मरीजा नहीं कहा जा सकता एक साथ, इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। नहीं, महिला डॉक्टर तो महिला चिकित्सक, महिला डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, ये तो बहुत ही प्रचलन में है। आप डॉक्टर में भी महिला को गिन के नहीं चल रहे हैं। देखिए, 50% से ज़्यादा महिलाएं डॉक्टर हैं, ये तो अब सबको नॉलेज में है। मुझे लगता है कि मुझे वो शब्द उपयोग करना चाहिए था, मुझसे भूल हुई है। मुझको लगा कि आपको याद दिला दूँ मैं ज़रा। खैर, आपसे बातचीत बड़ी दिलचस्प रही। मैं जेनेरिक मेडिसिन्स के बारे में बात करना चाहता था, बातचीत थोड़ी सी भटक गई, क्योंकि जब कोई बहुत दिन बाद ऐसे पकड़ में आए तो मैं उनसे पेशे के बारे में, उद्योग के बारे में, कारोबार के बारे में भी पूछ लेना चाहता हूँ। डॉक्टर राकेश गुप्ता की बिटिया जो है वो
महिलाओं के मामले में स्त्री रोग में ओंकोलॉजिस्ट हो गई हैं, यानी महिलाओं की कैंसर रोग विशेषज्ञ हो गई, इनसे ज़्यादा पढ़ी हुई सुपर स्पेशलाइजेशन उसका है। इसलिए मैंने इनको याद दिलाया महिला डॉक्टर को गिनना चाहिए। पत्नी भी इनकी डॉक्टर है, बिटिया सबसे ज़्यादा काबिल हो गई है वो। खैर, तो हमारा मकसद ये था कि हम जेनेरिक मेडिसिन्स के बारे में समझें। पिछला 1 महीना आप देख रहे हैं मेरी आवाज़ भी आपको ख़राब सुनाई पड़ रही है। एक दिन ऐसा भी आया मैं बिल्कुल ही नहीं बोल पाया, इतनी तबीयत ख़राब थी। तो दवाइयाँ खरीदते हुए मुझको लगा कि ब्रांडेड दवाई और जेनेरिक दवाई, इसके फ़र्क को समझूं। तो डॉक्टर राकेश गुप्ता ने बहुत अच्छे से ये समझाया है। मुझको लगता है बहुत से मरीजों का ये फ़ायदा होगा, और मरीजों को ये चाहिए कि अपने डॉक्टर से पूछें कि डॉक्टर साहब आप जो दवाई लिख रहे हैं इसमें कोई जेनेरिक दवाई भी किसी अच्छी कंपनी की है क्या, आपको मालूम है क्या? जब दिन भर में 40 में से 20 मरीज ऐसा पूछेंगे तो डॉक्टर को ये याद रखना पड़ेगा कि इसकी अच्छी जेनेरिक सब्स्टिट्यूट क्या है। हम फिर मिलते हैं किसी खबर को लेकर। और हाँ, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो सब्सक्रिप्शन नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, नीचे टिप्पणी लिखिए, आपको अच्छा बुरा जैसा भी लगे वैसा लिखिए। अगर आप दुपहिया चलाते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए, और कार चलाते हैं या उसमें बैठते हैं तो सीट बेल्ट लगा कर रखिए, क्योंकि हादसे की नौबत में ज़िंदगी उसी से बचती है। फिर मिलते हैं। नमस्कार।